chairman of Ram Janmabhoomi Construction Trust in Ayodhya, formed under instructions of Supreme Court of India. Shri Nripendra Mishra ji is an accomplished IAS officer of UP cadre. He was from the 1967 batch and is decorated with Padma Bhushan. He has served in many positions, even as Principal Secretary to Chief Minister Mr. Mulayam Singh Yadav, Principal Secretary to Chief Minister Mr. Kalyan Singh, Telecom Secretary at the Centre, Commerce Secretary at the Centre before taking over as TRAI Chief, and ultimately becoming the Principal Secretary to Prime Minister of India Shri Narendra Modi. After retirement, he has been entrusted with this onerous task of completing Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya. Today I am going to talk to him. Warm welcome to Indian Masterminds Shri Nripendra Mishra ji. कि इसकी लंबाई जो लगभग 390 फीट है और ईस्टर्न गेट से और गर्भगृह तक है, और इसकी चौड़ाई जो 280 से 290 फीट है, इसका अंतिम 280-290, आप ये ना समझें कि ये कोई ऐसे ही बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि कुछ सीढ़ियों के बारे में चर्चा चल रही है कि सीढ़ियाँ थोड़ी और चौड़ी हो जाएं तो लोगों को आने में आसानी होगी। जी हाँ, जो ये देख रहे हैं सब थोड़ा चढ़ने में मुश्किल होता है। हाँ, तो अगर वो होगा तो थोड़ा बढ़ना है। लेकिन मैं आपको जैसा बता रहा था कि अगर इसकी 700 से 800 करोड़ निर्माण कार्य का खर्चा है, तो ये जो परकोटा है जो सफ़ेद आप देख रहे हैं, और ये चारों तरफ जा कर के आप वहाँ देखें थोड़ा सा, तो वो जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, यही ईस्टर्न गेट है। अच्छा, श्रद्धालु वहाँ से आएगा। अच्छा, और ये परकोटा चारों तरफ घूमता हुआ 795 मीटर लंबा चौड़ा है। अच्छा, तो यूँ आप समझें कि करीब 2.7 एकड़ तो ये मंदिर है। जब उसको जोड़ लेते हैं तो ये 8.61 एकड़ हो जाता है। तो इतना है, और उसका व्यय जो है वो 900 करोड़ है। परकोटे का व्यय मंदिर से ज़्यादा है। यही एक महत्वपूर्ण, लोग कहते हैं ये क्या है, मंदिर आप बना रहे हैं इतना भव्य, उसमें कम खर्चा कर रहे हैं। परकोटा जिसकी चर्चा भी नहीं होती, उसमें इतना खर्चा कर रहे हैं। इनसे ये कंसर्न लाजमी है, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं, जो जैसे नए लोग भी आएंगे, मंदिर बन रहा है, सबको बहुत ही उत्सुकता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तो एक अलग सी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो सभी लोग दर्शन करने आना चाहेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ ये थोड़ी एक परेशानी है, बहुत सारे लोगों को इसे चढ़ने में बिल्कुल बिल्कुल। ईस्टर्न गेट में तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेयर्स वगैरह ठीक से बने, और जो श्रद्धालु आएगा वो सीधा ईस्टर्न गेट से आएगा। हमारी मेन एंट्रेंस ईस्टर्न गेट है। ये नॉर्थ और साउथ जो है, इसका उपयोग या तो एग्ज़िट के लिए होगा या वीआईपी एंट्री के लिए होगा। मेन एंट्रेंस वहाँ पर है। अब जो श्रद्धालु आएंगे जनवरी में, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आपका यह प्रश्न स्वाभाविक है कि प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। हाँ। स्वयं मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, 15 जनवरी से जब मकर संक्रांति का प्रारंभ हो जाएगा, जब सूरज जो है वो उत्तरायण होता है, तब से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी गर्भगृह में। अच्छा, और जो नए रामलला की मूर्ति होगी, उसकी वहाँ स्थापना प्राण प्रतिष्ठा द्वारा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में भी एक पूजा विधि है। उस सब को जो विधि लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने, वाराणसी के लोगों ने, शंकराचार्य पीठ के लोगों ने, सब ने मिलकर जो पुस्तिका लिखी है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें लगभग 8 से 10 दिन लगेंगे। अच्छा, हम लोग आशा करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं, मैं पुनः कहूँगा अभी पुष्टि पीएमओ से नहीं है। सर, तो जो 22 जनवरी की डेट है अभी वो पक्का नहीं है? अभी कोई पुष्टि नहीं आई है, इसलिए हम लोग का अंदाज अवश्य है कि यदि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है
और दिवस के पहले 1-2 दिन उनके कार्यक्रम होते हैं, तो लगभग 24 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में वो आएंगे। अच्छा। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में 15 तारीख से शुरू होगा तो 5-6 दिन लगेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम दिन प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। तो ये सब थोड़ा सा है, लेकिन ये 23-24 कभी भी हो सकता जी 20 से 24 के बीच में कभी भी आपने होगा। प्रधानमंत्री जी का नाम लिया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जब आपको ये कार्यभार दिया गया राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का, तो क्या उनकी तरफ से कोई पर्सनल ब्रीफ दिया गया था कि कैसा होना चाहिए हमारा नया राम मंदिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कार्य सौंपने का ये, इसका जो सही नाम है, मैं मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ, जो कि जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि एक मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष होगा जो पदेन ट्रस्ट का सदस्य होगा। तो जब मुझे बनाया गया तो मुझे पहला संकेत गृह मंत्री जी के कार्यालय से आया था। मैंने 2-3 दिन पहले ऐसे ही, वो शायद दैविक होगा, कुछ चर्चा जरूर कर दी थी पीएमओ में बहुत वरिष्ठ स्तर पे कि भाई आप मुझको कुछ देना चाहते हो। तो मेरे मन में उस समय कुछ गवर्नरशिप वगैरह की बात चल रही थी, अपनी कमजोरी मैं बताऊंगा, लेकिन यह भी मैंने कहा उसके साथ कि और नहीं तो आप निर्माण समिति का, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसका अध्यक्ष बना दीजिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ हूँ और अध्यक्ष बन के आया हूँ। जी ने खुद आपको इसके लिए चुना है। जो आपकी एनर्जी है, जो फिटनेस है, जो चमक हम लोग देख रहे हैं आपके चेहरे पे, वो नॉर्मल नहीं है, वो भगवान की कृपा है। हम लोग यहाँ खड़े होकर परेशान हो जा रहे हैं और आप जिस तरह से है, तो जी काबिल तारीफ है। हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। जी मैं हूँ। आपको लगता है कि मंदिर निर्माण का कार्य सौंप कर भगवान ने खुद आपको हनुमान का काम दिया है? मेरे मन में बिल्कुल विश्वास है, मेरे परिवार में भी बिल्कुल यही विश्वास है। जी। मेरा तो, मैं व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं यहाँ पर आपके साक्षात्कार आपके साथ करना उचित होगा, जी। लेकिन मेरा असीम विश्वास हनुमान जी में है। और अभी कल ट्रस्ट की बैठक थी, तो ट्रस्ट में एक बहुत ही साधु महात्मा महापुरुष ट्रस्ट के सदस्य हैं, प्रयागराज से, शंकराचार्य कहलाते हैं। जी। वो हनुमान जी के सचमुच इष्ट हनुमान जी उनके हैं। जी। तो जब मैंने उनके सामने अपना सम्मान व्यक्त किया तो उन्होंने यही कहा, जब मैंने उनसे कहा आशीर्वाद दीजिए निर्माण कार्य, तो उनका हनुमान जी कराएंगे। तो आप ही करना। मैं नहीं जानता कि कैसे हो रहा है ये सारा कार्य, लेकिन आपका प्रश्न मैंने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने उस समय तो नहीं कहा, उन्होंने यह जानकारी गृह मंत्री से पूछी थी कि ये नृपेंद्र कुछ ऐसा संदेश भिजवा रहे हैं कि वो कार्य लेना चाहते हैं, जरा पूछिए वो क्या करेंगे इस कार्य को। तब फिर गृह मंत्री जी ने फ़ोन किया था। उसके लगभग 1 माह बाद उन्होंने मुझे साक्षात्कार, मुझे जाने का अवसर मिला, टाइम मिला। तब उन्होंने ये पूछा था कि इसके आयाम क्या हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही थी। एक तो कहा था कि देखिए आंदोलन का समय समाप्त हो गया। जब वो मंदिर बना तब तक आंदोलन था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया। तो आप उस युग में वहाँ जा रहे हैं जब आंदोलन नहीं है, तो कृपा करके कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो जो कि आंदोलन वगैरह से कुछ परछाई उसकी हो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उनके अनुसार भगवान रामलला सचमुच भगवान हुए, सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हुए जब वो एग्जाइल में थे। 14 वर्ष का जब वनवास मिला तब उन्होंने सचमुच वो जो एक एथिक्स, इंटीग्रिटी, गवर्नेंस, इन सब पे जो उन्होंने एक तरीके से पालन किया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उनके अनुसार समरसता का था।
सामाजिक समरसता। इसलिए उनकी यह इच्छा थी प्रधानमंत्री जी की कि यहाँ पर राम के अलावा यहाँ 7 मंदिर और बने, जो बनेंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि हों, जिसमें वशिष्ठ हों, जिसमें अहिल्या हों, जिसमें निषाद हों, जिसमें सबरी हों। तो इस प्रकार 7 लोगों के मंदिर यहाँ बनाए जाएंगे। ये परकोटा से बाहर, जैसे ही परकोटा से आप बाहर निकलोगे वहाँ पे 7 मंदिरों का स्थान तय हो गया है और वह निर्माण कार्य हम लोग जनवरी से उस पर शुरू करेंगे जी। तो सामाजिक समरसता एक उनके मन में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो 2 बातें उन्होंने बताई और तीसरा एक अंतिम संदेश था जो हम लोग परकोटा में अंदर, परकोटा को यूँ आप अनुमान लगाएं या कल्पना करें कि परकोटा की बाहरी दीवार तो एक तरीके से बाउंड्री वॉल है, परकोटा के अंदर वो खुला हुआ है मंदिर की तरफ। तो ये ऐसे करके ये मंदिर की तरफ खुलेगा और लोग उसकी परिक्रमा करेंगे, परकोटा में परिक्रमा करेंगे। तो वो जो 795 मीटर की वॉल है, उस वॉल पर ब्रॉन्ज के म्यूरल्स लगेंगे और उसमें प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि हर म्यूरल यह संकेत करे कि किस प्रकार जो वहाँ पर स्टोरी लगेगी वो मर्यादा पुरुषोत्तम के किस गुण को परिलक्षित करती है और किस प्रकार वह आज के विश्व में वो रेलिवेंट है। तो ये उनकी इच्छा थी। देखिए क्या होता। अच्छा, ये म्यूरल्स जो हैं ये पत्थर के होंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। 2 अलग अलग हैं। बहुत बड़ी संख्या में म्यूरल जो हैं वो पत्थर के हैं। जैसे इसका जो लोअर प्लिंथ है जहाँ हम खड़े हैं, इसके ठीक नीचे चारों तरफ लोअर प्लिंथ है, वहाँ पे भगवान की कथा होगी। यानी राम जी पैदा हुए, दशरथ के 4 पुत्र हुए, इस प्रकार से करते करते आए और फिर चित्रकूट से आए और फिर उन्होंने यहाँ पर कितना हर्ष और उल्लास हुआ आखिर में और फिर राजा बने। तो पूरी कहानी लोअर प्लिंथ पे होगी, वो पत्थर पर है। और जो परकोटा के वॉल पे है वो ब्रॉन्ज में है। तो और बाकी जो हैं वो भी पत्थर पर होंगे। जैसे ईस्टर्न गेट में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है दोनों साइड पे, तो ईस्टर्न गेट पे आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ सबसे पहले गज द्वार है, तो 2 गज होंगे। फिर सिंह द्वार है, तो 2 सिंह होंगे और फिर हनुमान और गरुड़ जी होंगे। तो वहाँ पर वह पत्थर की ही मूर्ति होगी। अच्छा, ये परकोटा जो है जी, ये जी। क्या अंडरग्राउंड भी होगा या पूरा एबव ग्राउंड? हाँ, वेरी वेल आस्क्ड क्वेश्चन। परकोटा का बेसमेंट भी है जी। और बेसमेंट के ऊपर है जो ब्रॉन्ज का म्यूरल होगा और जो परकोटा में 6 भगवान होंगे, 6 भगवान के मंदिर उसमें होंगे, वो सब ग्राउंड लेवल पे होंगे, वो इस लेवल पे जहाँ है। और नीचे जो ब्रॉन्ज है वहाँ पर फंक्शनल चीज़ें होंगी, जैसे बिजली सप्लाई का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, ट्रस्ट का दफ्तर होगा, पुजारियों का दफ्तर होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये भी जानना चाहते थे जी कि हर मंदिर में कुछ ना कुछ यूनिक होता है जी। और ये तो अपने आप में इतना विशेष संदेश है। तो आखिर व्हाट इज तो यूनिक अबाउट दिस? पूरे देश में रामलला की कोई मूर्ति है? मेरे ख्याल से ओरछा पे सर और नहीं, मेरे ख्याल से 4 से 5 साल जी की उम्र की राम मूर्ति मेरी जानकारी में नहीं है। जी इसलिए मैं कह रहा था, लेकिन ये हो सकता है ओरछा में हो, क्योंकि हम लोगों ने जब मूर्ति को बनाने का प्रयास किया और मूर्तिकार आए और उनको ये कार्य सौंपा गया और वो आज कर रहे हैं, 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों के पास कोई डिज़ाइन एज सच नहीं थी। तो BHU के एक प्रोफेसर आर्ट्स के थे, उनको कहा गया कि आप 4 से 5 साल के बच्चे का एक कल्पना करके भगवान जैसी मूर्ति बनाएं जिसमें भगवान के अंश आ जाएं और
उनसे यह भी कहा गया कि जो मूर्ति हो वो बच्चे भी हों, उसमें श्रद्धा भी हो, उसमें शील भी हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अब वो आर्ट वर्क तो हो गया, अब जो स्कल्प्टर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं। एक स्कल्प्टर जयपुर के पत्थर का है और 2 स्कल्प्टर्स जो हैं वो कृष्णशिला कर्नाटक की पत्थर है, उस पर बना रहे हैं। उन 3 में से कौन सी मूर्ति स्थापित होगी, ये कौन? पूरा ट्रस्ट के सभी सदस्य जी, अंत में निर्णय लेंगे इन 3 कि इस 3 में से कौन सी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में यहाँ की जाए। और बाकी दोनों मूर्तियों का क्या होगा? इस पर अभी निर्णय नहीं है। जी जी तो ये तो जो हम लोग सामने देख रहे हैं ये जी। गर्भगृह है। नहीं, ये गर्भगृह नहीं। आइए, आपको गर्भगृह का, आप अभी अंदर गई हैं? नहीं हाँ, तो आपको दर्शन करा दें। ये आप जो चल रहे हैं तो यो अनुमान लगाएं कि ईस्टर्न गेट ये, जहाँ से हम, चूँकि बंद है तो हम लोग नहीं आ पाए, और उसी के सामने परकोटा आपको दिखाया था। अच्छा यहाँ से ये 5 मंडप हैं, अच्छा जो नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, इस प्रकार से रंग मंडप। आप ये जो मंडप है, ये जहाँ ये लकड़ी से रुकावट लगी है, अच्छा। ये गुरु मंडप है, अच्छा और गुरु मंडप के बाद गर्भगृह है। अच्छा उसके बाद जी, तो ऐसे कितने मंडप? 5 मंडप और गर्भगृह। हाँ, और एक साथ कितने लोग आ जाएंगे मंदिर में? हम लोगों ने जो बिल्कुल अनुमान अभी प्रारंभ में किया है वो यह है कि एक साथ करीब जनवरी में जब शुरू होगा दर्शन तो 5,000 लोगों का टर्नओवर हो सकेगा, अच्छा ऐसा अनुमान है। कारण क्या है कि उस समय फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे काम हो रहा होगा, तो वो काम भी हो रहा है और हमें श्रद्धालुओं की सेफ्टी भी इंश्योर करनी है। तो एक पर्टिकुलर बैरिकेड होगा जिससे लोग जाएंगे और फिर वो बाहर आएंगे, और वो पूरा उनका रास्ता ऐसा होगा जहाँ निर्माण का कोई छींटा, कोई बात उन पर ना आए। स्कैफोल्डिंग्स तब लगी रहेंगी? ये स्कैफोल्डिंग 99% हट जाएगी। हाँ, ये नहीं रहेंगी तब तक पूरा नीचे के मंडप का कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगले 84 दिन में यही करना है। ये तो अपने आप में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और टेंशन भी। क्या जिंदगी में आपको इससे बड़ी टेंशन कभी हुई है? कभी नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। इतना लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, और इम्तिहान में भी 3 बजे सुबह पन्ने बंद कर देता था किताब के, और फिर सोचता था अब जो होना है वो होगा। दफ्तरों में भी जो रिव्यू बड़े बड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह के, तो एक उसके बाद स्वीकार। लेकिन ये तो प्रतिदिन का टेंशन है, ये अपने में सही है। इस मंदिर में जी सुनते लोहे का एक कण भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी 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 जी। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोगों को यह कहा गया कि जैसे अन्य मंदिर हैं वैसे ही इसका भी 1000 वर्ष का जीवन काल होना चाहिए। अब वो जीवन काल तो ठीक है, लेकिन वो कैसी टेक्नोलॉजी थी जो बनी पुराने ज़माने में, हमारे अतीत में, वो कहीं लिखा नहीं है। तो हम लोगों को अनुमान करना पड़ा अध्ययन के से, और इसके लिए हम लोगों ने IITs चुने। 5 IIT चुने गए और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट चुना गया। उन सब ने, और यहाँ अयोध्या के साधु संत और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से मांग की कि स्टील तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जीवन काल ही 94 साल है, तो वो कैसे आप कर लेंगे। तो इसमें कहीं स्टील नहीं है, और जो भी अब उसके बाद इसका स्पेसिफिकेशन है, ये IIT चेन्नई के स्पेसिफिकेशन से इसकी फाउंडेशन, इसका राफ्ट, इसका प्लिंथ बनाया गया है, और जो स्टोन वॉल है ये पूरा 4 लाख स्क्वायर मीटर स्टोन इसमें लग रहा है। ये पूरा का पूरा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अध्ययन और रिसर्च करके बताया कि किस एंगल से कैसे लगेगा। इसमें आप यूँ
सोचें कि CBRI ने इनके सिमुलेशन जो किए इन पिलर्स के, तो जो यहाँ पर सर्वाधिक एक तरीके से ताकत से अर्थक्वेक आया, उसका 50 गुना ज़्यादा उन्होंने कंप्यूटर पे सिमुलेट किया, और वो सिमुलेट करके उन्होंने इसके स्पेसिफिकेशंस बताए कि किस प्रकार पत्थर एक के ऊपर एक डलेंगे, और इतनी सारी शर्तें जिसको SOP कहते हैं रखी कि एक साथ पूरे में पत्थर नहीं लग सकता, पत्थर को भी उनके हिसाब से हर पिलर के सपोर्ट पर लगे, टेस्ट हो, फिर आगे बढ़े। तो इस पुराने ज़माने के जो मंदिर थे उनमें सिर्फ पत्थर इस्तेमाल होता था, कोई मेटल, कोई सीमेंट नहीं। तो क्या उसी तरीके से इसमें भी है? और दूसरी चीज़ कि उम्रा हर मंदिर में होता है, शायद इस मंदिर में आपने इसको नहीं रखा है। जी, वो उम्रा की कहानी यहाँ की बहुत अनोखी है जी। आइए आपको उम्रा दिखा भी देते हैं। उम्रा का मतलब एक्चुअली चौखट है जी। हमारी भाषा में। तो आप इधर से देखें, आप लोग दर्शन कर लें, वो सामने गर्भगृह है, ठीक है जी। वहाँ पे उम्रा रखा गया है चौखट, क्योंकि वहाँ पे तो केवल प्रीस्ट जाएंगे, अच्छा कोई और जा ही नहीं सकता। सर, तो श्रद्धालु कहाँ तक पहुँच पाए? श्रद्धालु उससे वहाँ अनुमान लगाए गर्भगृह से 25 से 28 फीट दूर, अच्छा तो वो इस वाले मंडप में होंगे, अच्छा। जिसको हम गुरु मंडप कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये उम्रा बना था इसे जी, जहाँ ये लकड़ी आप देख रहे हो, हाँ ये गैप दिख रहा है। और जो पत्थर है उस ऊंचाई का था। अब आप सोचें कि एक दूर से व्यक्ति आ रहा है, उसका सारा एक तरीके से ध्यान, आस्था वो तो भगवान में है, वो हाथ जोड़ के यूँ आ रहा है, यूँ कर रहा है और एक कहा एक यहाँ आकर के ठोकर मारेगा, स्टैम्पीड होगा। तो काफ़ी आपस में पत्र व्यवहार हुआ। अंत में मुझे फिर ये एक तरीके से समझौता हुआ कि वो लोग तब मानेंगे यदि मैं लिखित में दे दूँ। तो मैंने फिर लिखित में दे दिया कि मैं जिम्मेदारी के साथ ये लिखित दे रहा हूँ कि उम्रा यहाँ पर नहीं लगेगा, उम्रा केवल गर्भगृह में सीमित हो। सर वाकई आप इस पूरे प्रोजेक्ट के हनुमान ही। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी वजह से क्या ये कमज़ोर हुआ है? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर जब उम्रा हटा तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के 3 इंजीनियर्स उतर आए सुबह जी। उन्होंने कहा साहब ये आपने हटा दिया, ये तो हमने स्टेबिलिटी सपोर्ट में, क्योंकि वो उम्रा तो यूँ है ना जी तो वो पूरा इधर से इधर दोनों पिलर को सपोर्ट कर रहा है। जी। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे कैलकुलेशंस में है। तो हमने कहा भाई ये तो नहीं हम कर पाएंगे, आप रिकैलकुलेट करो और रिकमेंडेशन करो। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि दोनों पिलर में कॉपर के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के वायर, डेप्थ मेटल का वो शीट एक पर्टिकुलर डेप्थ तक डाला जाए, जिससे कि वो इसको पिलर को सपोर्ट कर सके। उनकी बात मानी गई, यहाँ पर कॉपर की पूरी व्यवस्था है और वो कर दिया गया। सर, आप उन चंद ब्यूरोक्रेट्स में से एक हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन देखा है। जब 1992 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था तब आपने परिकल्पना की थी कि इतना भव्य और इतना ग्रैंड मंदिर बनेगा मंदिर? देखिए, सही बात तो ये है कि मेरा ही नहीं, व्यक्तिगत पूरे राष्ट्र में और विश्व में ये आशा नहीं थी कि किसी की ज़िंदगी में ये मंदिर बन पाएगा। जी। ये हमारे न्यायालय का योगदान है कि इतने बड़ी समस्या को उन्होंने एक निर्णय से उसका समाधान कर दिया। न विनर है न लूज़र है, सबको वह स्वीकृत है और दोनों निर्माण कार्य चल रहे हैं और वर्तमान में सबको विश्वास है और जनवरी में और विश्वास बढ़ जाएगा कि अब भगवान रामलला का मंदिर वास्तविक है। सर, आपने इतनी भगवान राम की मर्यादाओं की और उनकी बात की, एक एबल स्टेट्समैन की तरह आपको क्या लगता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में
कौन सी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो हमें राम राज्य तक पहुंचाता है, और ख़ासतौर पे अब इस राम मंदिर के निर्माण होने के बाद कैसे ये इसको और प्रबल बनाएगा? आप मुझसे चूंकि सवाल ये पूछ रही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। मेरे हिसाब से, मेरे मापदंड के अनुसार, अधिकारी स्तर पर, मैं सीमित कर रहा हूँ अपने उत्तर को कि अधिकारी लोगों को क्या, तो सबसे पहला उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसा भगवान ने मर्यादा के लिए कुछ चीज़ें मानी, तो सबसे पहला किसी भी अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है उसका पालन कर रहा है कि नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से समझौते हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। तो किसी संचरण से एक सवाल था कि ये इतना बड़ा काम था मेहमत, तो इसमें जो आपके इतने वर्षों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था वो कितना काम आया? एक काम आया जी। वो था टीम वर्क। जो चीज़ मैंने सचमुच सीखी वो ये थी कि भाई सबको ले करके काम करो। पीएमओ में भी एक ही बात होती है, कोई निर्णय लेना हो तो मीटिंग और उसमें निर्णय अवश्य हो। मीटिंग का मतलब ये नहीं कि निर्णय फिर बिखर जाए या पोस्टपोन हो जाए इनडेफिनेट पीरियड के लिए। निर्णय को अवश्य करना था, तो यह एक आवश्यकता थी। दूसरा जो आपने चाहा अधिकारियों को, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कमिटमेंट टू सोशल हार्मनी एंड सोशल टेंशन, उसको उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ये दो चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं। बिल्कुल सर, आप जैसे अधिकारी के मतलब आप ये बात कहेंगे तो शायद लोगों को समझ में भी आए। सर, ईस्टर्न यूपी का एक छोटा शहर अयोध्या और अब एक ग्लोबल आइकन बनने की कगार पर है, देश विदेश से लोगों की नज़रें इस पर हैं। तो लेकिन अगर आप देखिए ना, यहाँ पे टूरिज़्म था, न यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, तो अब उसकी दिशा में अब कैसे और बेहतरी होगी, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा ना सिर्फ अयोध्या पर पूरे पूर्वांचल के डेवलपमेंट पर? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा सक्रिय है। वह जानते हैं कि अयोध्या तो एक केंद्र बिंदु है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जोन जो होगा वो लखनऊ से लेकर के गोरखपुर, इलाहाबाद और वाराणसी तक होगा। इसलिए उन्होंने जो भी कार्यक्रम बनाए हैं और बन रहे हैं वो अपनी जगह पूरी तरीके से सही पैमाने पर उतरते हैं। लेकिन आप यह भी मान के चलें, मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी रिजर्वेशन नहीं है कि जनवरी माह में ये 1.25 लाख 1.5 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे। सारी सुविधाएं राज्य सरकार और ट्रस्ट वैसा ही कर रहा है जैसा कुंभ मेला में होता है। यहाँ तक कि करीब 25,000 लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन मैं निवेदन अवश्य करूँगा श्रद्धालुओं से कि यदि प्रारंभ के 6-8 महीने में हम उनके अनुकूल नहीं उतरें तो कृपा करके वो अपने खाते की बजाय हम लोग के खाते में डालकर और खुश यहाँ से जाएं। सर, रामनवमी पर सूर्याभिषेक का क्या महत्व है, एक बार ज़रा से बता दीजिए उसे। जी, ये भी प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री जी ने CSIR के डायरेक्टर जनरल को बुलाया और डायरेक्टर जनरल साहब से कहा कि आप कुछ ऐसा सोचिए कि सूर्य की किरण वो इस प्रकार आए कि रामनवमी में 12 बजे दिन में भगवान के माथे पर आकर के गिरे। ये सिर्फ एक दिन होगा साल? जी, एक दिन, और वो भी करीब 1 मिनट। तो उन्होंने कहा, तो उसके बाद CSIR ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट
और एक एस्ट्रोनॉमी का इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो पुणे में है, मिल करके उन्होंने इसको पूरा अध्ययन किया। फिर यह तो हो गया, आसान था कि एक अपर्चर होगा, वहाँ से रिफ्लेक्टर होकर के चला आएगा। लेकिन आने वाले 20 साल में जब सूर्य तो एक ही स्थान पे नहीं घूमता, तो इसलिए उनको यह भी कैलकुलेट करना था कि कितने डिग्री का शिफ्ट होगा, उसके अनुसार क्या समय होगा जब वो 12 बजेंगे उस वर्ष में और होगा। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर में 20 साल का प्रोग्राम निश्चित है और उसको एक बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी बना रही है, और जिसने कि वह बनाने का कार्य भगवान की आस्था के प्रति, श्रद्धा के प्रति मान करके उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम इसको बनाएंगे, इसका कोई मूल्य नहीं है। सर हाँ, एक चीज़ ये भी थी कि जो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, और हिंदुओं के मंदिर में ये बड़ी समस्या है कि जल चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर वो पैरों में आता है और कीचड़ होता है। सो क्या यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि सारे एकदम साफ सुथरा रहेगा और श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा ही होगी और गंदगी नहीं होगी? यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो ना, यदि मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, फिर भी अभी सिक्योरिटी ने कहा है कि मोबाइल भी नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन जहाँ तक माला है, प्रसाद है, जल अभिषेक है, दुग्ध अभिषेक, कुछ भी नहीं होगा, प्रसाद भी नहीं होगा। यहाँ से प्रसाद मिलेगा, लेकिन जब श्रद्धालु आएगा तो केवल एकमात्र अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आएगा, दर्शन करेगा, अर्चना करेगा और लौट जाएगा। सर इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन शहर से घूमते आए तो ऐसा लगा जब देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे तो शहर का भी, मतलब मुझे लगता है कि ओवरऑल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है उसमें कब तक फ़र्क पड़ेगा? पहला फ़र्क तो दिसंबर के अंत में होगा, जब जहाँ जहाँ आपने देखा सारा खुदाई है, ये पूरा हो जाएगा 2 महीने में। जी, वो ऑलरेडी हो चुका है, डक्टिंग हो गई है, कंक्रीटिंग हो गई, अब तो ब्लैक टॉप होना है। ये 13 किलोमीटर है। दूसरा फ़र्क आएगा, रेलवे स्टेशन, मोस्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन वो होगा, और 5 रेलवे के ओवरब्रिज जो कनेक्ट करेंगे इस मंदिर को, जिसको रेलवे ओवरब्रिज ROB कहते हैं, वो भी जनवरी तक सारे पूर्ण हो जाएंगे। ये 5 जिसका फ़र्क देखेंगे। तीसरा फ़र्क आप देखेंगे कि कम से कम 3 5 सितारे होटल दिसंबर जनवरी तक होंगे। अच्छा। वो इसलिए दिसंबर जनवरी तक जल्दी हो जाएंगे क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तो पास हो गया है, मतलब क्या नाम मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से 3? वो उनका जो व्यावसायिक लोग हैं, कोई सरकारी तो नहीं हैं, ठीक है। और वो व्यावसायिक लोग स्थानीय लोगों से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट करके उनका भवन और फिर उसी वहीं के कमरों में सुविधा देंगे। तो जैसे है ये ऑलमोस्ट जयपुर एक्सपेरिमेंट यानी राजस्थान एक्सपेरिमेंट है, वो किया जाएगा। सर तो धर्म, विश्वास, आस्था, परंपरा और आधुनिकता कैसे मेल बैठ रहा है इन चीज़ों का? बहुत सही है। धर्म, विश्वास, परंपरागत चीज़ों का निर्माण में ध्यान रखना। चुनौती आधुनिकता की है। एक तो खैर आपने सुना ही कि कैसे हम सूर्य किरण पहुंचाएंगे। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उपयोग करके हम क्राउड मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। उस कार्य को राइट्स को दिया गया। रेलवे की एक संस्था है राइट्स, RITES, उनको दिया गया है। लेकिन कितनी और टेक्नोलॉजी हो सकती है या होनी चाहिए, कभी भी कोई लाइन खींचना तो मुश्किल है। वर्तमान में अभी मैं कोई और उदाहरण नहीं दे सकूँगा। सर जैसे मैंने बोला कि छोटा शहर
और तब्दील हो रहा है वर्ल्ड क्लास सिटी में, लोगों को भी तो उससे कोप अप करने में दिक्कत आएगी। किस तरह की चुनौतियां आप लोगों को लगती हैं कि आने वाले समय में आ सकती हैं? बहुत इतना आएगी। आसान नहीं होगा, अचानक से आप परिवर्तन कर दे रहे हैं, लोग तो आपके वही हैं, Yes. तो कैसे वो उससे एडजस्ट करें? आप यूँ सोचे ना, 3 लाख पॉपुलेशन है अयोध्या की, 5 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो जाहिर है अयोध्या के लोग बहुत अपना त्याग कर रहे हैं, असुविधाओं को सह रहे हैं, लेकिन कहीं पर मरमरिंग नहीं है। आप देखें तो जो सड़कें तोड़ी जा रही हैं, भवन तोड़े जा रहे हैं, वॉलंटरी है, लेकिन लोगों की आशा है कि उनकी इकॉनमी पर असर पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाईज हैं, बिजली है, ड्रेनेज है, वाटर सिस्टम है, ये सारे आधुनिक हो जाएंगे तो उनका भी जीवन पहले से अच्छा हो सकेगा। तो आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा ओवरऑल डेवलपमेंट में? अभी तो शुरुआत ही हो रही है, फिर भी एक अंदाज़ा। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप लें, जिसमें कि स्मार्ट सिटी भी जोड़ूंगा मैं, तो कम से कम 4 वर्ष लगेंगे। 4 वर्ष। अच्छा, ये हम लोग जो बात कर रहे थे सिर्फ जो जनवरी में शुरू होगा वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर शुरू होगा। जी जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। देखिए, ये जहाँ आप खड़े हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा निर्माण हो जाएगा। सेकंड स्टेज है जो दिसंबर 2024 में होगा, जिसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पूरा, तो आप यूँ समझिए कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा दिसंबर 2024 में होगा, और दिसंबर 2025 में हम पूरा परिसर जो 71 एकड़ है उसमें निर्माण कार्य जो है, जिसमें वो मंदिर वगैरह, बहुत सारे ट्रस्ट का ऑफिस, प्रीस्ट के लोग, साधु संतों के लिए गेस्ट हाउस, सभी चीज़ें हैं, वो दिसंबर 2025 में होगा। तो अभी 2 चरण इसके निर्माण कार्य के बाकी हैं। तो प्रथम फ्लोर पे और द्वितीय फ्लोर पे उसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड? प्रथम फ्लोर पे राम दरबार है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल रामलला है। जी। प्रथम फ्लोर पे पूरा उनका दरबार होगा, और सेकंड फ्लोर पे कोई इस प्रकार की मूर्ति नहीं होगी, और अभी सेकंड फ्लोर में श्रद्धालुओं को कोई विशेष जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो एक 1989 से अभी तक कितना लंबा सफ़र रहा है, बहुत से लोगों ने इस पे कितना योगदान किया है। जिन लोगों ने इस पे योगदान रहा है, जिन लोगों का, क्या उनके लिए भी कोई कहीं पे कोई जगह होगी इस मंदिर परिसर में? बहुत, मैं 9 तारीख को, मैं और चंपत राय जी जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, हम लोग 9 तारीख को लखनऊ में एक MOU समझौता कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार का एक यहाँ पर म्यूज़ियम है, जो हाईवे पर अगर आप जाएंगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय राम संग्रहालय है। जी, साकेत। वह तय हुआ है कि वो पूरी बिल्डिंग एज इज़ वेयर इज़ हम लोगों को दे दी जाएगी। 30 वर्ष का लीज होगा, और उसमें हम पूरा, जो आपने प्रश्न पूछा, 500 साल का इतिहास, राम वनगमन, राम की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से राम और रामायण हैं और राम हैं और मनाए जाते हैं, और अनेक काम पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी के अनुसार होगा। आपको इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली के संग्रहालय से ज़्यादा मॉडर्न होगा। आप लोगों ने सारी बारिशों का ध्यान रखे और कोशिश ये की है कि राम मंदिर से सभी को खुशी हो, मतलब किसी को नाराज ना होना पड़े, तो इन्होंने सब बारीकियों का ध्यान दिया है। मुक्ता जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता था, जो आंदोलन में हजारों लोगों ने बलिदान दिए, अपना अपना हर तरीके की आहुति दी, क्या उनके लिए भी कोई जगह होगी? ये सुझाव, जगह नहीं, ये सुझाव आया है जी, ट्रस्ट की तरफ से आया है कि जो लोग इस आंदोलन में जिनका बलिदान हुआ है, उनका नाम की सूची वहाँ पर प्रदर्शित होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता था, अशोक सिंघल जी, जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू से आखिर तक काफ़ी बल दिया, और मुझे लगता है काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी है उनका, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई जगह होगी? देखिए, अशोक सिंघल जी तो प्रेरक हैं, वो पूरा उनका जीवन काल ही इस आंदोलन के लिए था, इसलिए अशोक सिंघल जी, और सही माने में तो अगर आप चंपत राय जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं
अशोक सिंघल जी का बनाया हुआ प्रोटेजी हूँ, वो कहते हैं। तो अशोक सिंघल जी का तो बड़ा प्रमुख स्थान है और निश्चित रूप से उस म्यूज़ियम में उनको बहुत ही सादर और सम्मान का स्थान मिलेगा। सर आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे चले गए हैं तो मैं भी सोच रही हूँ मौके का फायदा उठा लूँ कि बीजेपी के लिए अगर आप देखिए पिछले 4 दशकों से राम मंदिर निर्माण एक अहम मुद्दा रहा है, तो अब इस मंदिर निर्माण के क्या मायने हैं उनके लिए? देखिए, हमने इसीलिए हम लोगों ने जान करके निर्माण का प्रथम चरण दिसंबर 2023 तक किया, जिससे कि हमें किसी प्रकार से राजनीति में नहीं घेरा जाए, राजनीति में नहीं खींचा जाए। और इलेक्शन तो 5वें-6ठे महीने में जाकर के जनवरी में होगा, तो इसका कितना लाभ नुकसान, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है, ये देश का है, विदेश में रहने वाले NRIs का है, सारे समाज का है। मैं केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं इस मंदिर को यह समझ के बन रहा है कि यह सभी जो लोग चाहते हैं श्रद्धा से आना वो आएंगे। इसीलिए मेरी आशा यह है कि यदि कोई आएगा तो उसका धर्म नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल। उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी, और सर वैसे भी वो दर्शन करेगा। भगवान राम की ख्याति तो हर जगह है, लेकिन इस मंदिर निर्माण से पूरी दुनिया में और ख्याति फैलेगी। लेकिन विपक्ष इसे मंदिर पॉलिटिक्स की तरह देखता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, आप इसे कैसे देखते हैं? यही मेरा आपसे आखिरी सवाल। मेरा निश्चित मत है कि निर्माण कार्य सैकड़ों वर्षों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उतरने का देश की तरफ से एक आप समझे एक हम्बल प्रयास है जी, उसी प्रकार देखा जाना चाहिए। इसके साथ कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं जोड़ना चाहिए। सर एक चीज़ और थी कि जब इतना बड़े चुनौती आपके सामने थी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने की, और स्क्रैच से शुरू करना था, बिल्कुल कुछ एक ज़मीन पे नहीं था, तो आपने इसके लिए किस तरह रिसर्च की कि इतना बड़ा मंदिर बनेगा, किस शैली में बनेगा, कितना समय लगेगा, क्या मटेरियल यूज़ होगा? तो ये सारा आपको अपने आप आपने खुद रिसर्च की या आपने फिर इसमें एक्सपर्ट्स की मदद ली, कैसे किया? सारे एक्सपर्ट्स से, जी, सारी इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स से, मटेरियल एक्सपर्ट्स से, अयोध्या के लोगों की एक तरीके से राय किस प्रकार परिलक्षित होकर फिल्टर होकर आ रही थी, ट्रस्ट में साधु समाज से उनकी क्या अपेक्षाएं थीं। तो प्रथम दिन से ही जब शुरू हुआ, तो जब मैं ज्वाइन किया मैंने, तो मंदिर निर्माण केवल ग्राउंड फ्लोर का था, लेकिन सब लोग कह रहे थे भव्य होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए देश में यहाँ, और शिखर ऊंचा होना चाहिए। अब शिखर 161 फीट पे है ऊंचाई उसकी। तो यह तुरंत सबकी राय बनी कि भाई ये तो हम आशाओं के अनुरूप नहीं उतर रहे हैं। तो फिर फर्स्ट फ्लोर जुड़ा, टेपरिंग, फिर सेकेंड फ्लोर जुड़ा। तो एक तरीके से किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, आप मान करके चलें पग पग पर कोई मार्गदर्शन दे रहा था। एक आखिरी चीज़ लोगों को क्लियर हो जाए, जो आज जो रामलला की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को भी इस पे जगह मिलेगी? जी 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 जी, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके ठीक समक्ष वर्तमान रामलला को उनके सिंहासन के साथ रखा जाएगा। सर आप हमेशा अपने आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज के लिए जाने जाते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वही होगा, और दिख रहा है आपकी मेहनत भी दिख रही है इसमें। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग भी दर्शन के लिए धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया आपने अपना इतना कीमती समय में दिया। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत